हेलो फ्रेंड्स, और आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव धमाल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये ज़रूर कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है क्लास 10 और क्लास 7 में आता है, और ये क्लास 10 चैप्टर का क्लास 10 का 6th चैप्टर है बायो का। और इस चैप्टर ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसके दो टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो आपने पहले पढ़ रखा है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ये सब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी सब चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये हम अगले मॉड्यूल्स में करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ही मैं जो ये आगे की चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो मेरे को इस वीडियो पे 50 से ज़्यादा लाइक चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो लाइफ प्रोसेस ऐसे फंक्शन है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मुझे, आपको और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इवन प्लांट्स को और छोटे से छोटे माइक्रोब को भी जो करना ज़रूरी है अगर उसको सर्वाइवल करना है अर्थ पर, तो उसके लिए लाइफ प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मेनली 6 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जो कि है मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हम बोलते रहते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत बोलते हैं कि कई सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की जो बोलती है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हम। तो न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन is the process of intake of nutrients or molecules for the growth and the development of body and to obtain energy is known as the nutrition। तो देखिए, दो टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड आइदर लाइट एनर्जी, सॉरी एंड गलती से लगा दिया है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आइदर लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज द फूड। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जो कि या तो लाइट एनर्जी होता है या फिर केमिकल एनर्जी होता है अपना फूड बनाने के लिए। तो दूसरा टाइप होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दे ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड द डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक करके और डाइजेस्ट करके लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो है जो मैंने आपको बताया है पिछले पेज पे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के भी दो टाइप होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी और उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं CO2 एंड H2O। तो देखिए, दो टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, या तो कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड को लेकर उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करे, उसके बाद वो उसको यूटिलाइज करे, या फिर तो पहले वो कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करे और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर यूटिलाइज करे। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल चीज़ों को लेते हैं CO2 और H2O को, और उसको कन्वर्ट करते हैं C6H12O6, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो इसका मतलब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स लेके उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2, जो कि O2 है वो हम यूज़ करते हैं, और C6H12O6 है वो ग्लूकोज होता है जो उनके लिए जो फूड है। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे थे। तो और जो ये मैंने आपको बताया है कि प्लांट सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं,
और वैसे ही जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड जो प्लांट्स बनाते हैं उसको इनटेक करके जो उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि शायद मैंने यहाँ लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो आप जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का उसमें आपको बता रखा है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। उस रेस्पिरेशन के डेफिनेशन से आप ज़रूर देख सकते हैं, जो कि है C6H12O6 प्लस O2, जो कि O2 हम लेते हैं वो गिव करता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये ATP क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जो कि हमारे लिए एनर्जी है। तो ये एनर्जी ही हम जो यूज़ करते हैं, जो जिससे हम जिंदा रहते हैं, वही यही एनर्जी होती है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो हम हेट्रोट्रॉपिक के भी 3 टाइप होते हैं वो देखते हैं। एक तो होता है होलोजोइक, एक सेप्रोफाइटिक और एक पैरासाइटिक। तो ये जब मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना भूल गया कि कीमोसिंथेसिस भी होता है ऑटोट्रॉप्स में। तो जो ये कीमोसिंथेसिस होता है, जो भी ये प्लांट्स ये कीमोसिंथेसिस करते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स दे सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूजिंग द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये वो उनको यूज़ करते हैं। और ये जनरली जो रूट्स होती है प्लांट्स की उनमें होता है 2 बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर। ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप 9th की बुक में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो इसके मैंने आपको बताया 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है होलोजोइक, जो कि ह्यूमन बींग्स और कई सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा भी परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें मेनली 5 प्रोसेस करने पड़ते हैं। और इसमें पहला प्रोसेस है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। तो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होती है ये सब। तो सबसे पहले इंजेशन होता है टेकिंग इन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम अगर ह्यूमन बींग्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आप लोग फूड को इनटेक करते हैं तो वो एक लार्ज और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में हम कई सारे गैसेस जो जूसेस सिक्रीट करते हैं और इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट करते हैं। वो सब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसके बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम इंजेशन होता है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं। सेकंड होता है डाइजेशन, जिसमें हम ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और ताकि वह केमिकली डाइजेस्ट हो पाए एंजाइम के द्वारा, जिससे कि फिर ये होता है फिर डाइजेशन में तो कि हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में। जो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम इंटेक करते हैं तो उसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उसको केमिकली डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स के द्वारा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उन एंजाइम्स का नाम। तो उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। अब हमने फूड ले तो लिया, उसके बाद हमने डाइजेस्ट भी कर लिया। अब इसके बाद हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। तो जो भी हमने फूड लिया होता है, जो डाइजेस्ट हुआ होता है, उसको सबसे पहले तो हम उसको मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्स में, क्योंकि हमारे बॉडी के हम कैसे बाकी सारे फंक्शन कर पाएंगे सेल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हमारी बॉडी को जो भी फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो कौन लेता है? वो एंजाइम्स ही लेते हैं, सेल्स ही लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, जो कि है यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी। अब हमने सेल्स तक तो पहुंचा दिया, अब इसके आगे सेल्स उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, तभी तो हम उससे एनर्जी डिराइव कर पाएंगे। फिर उसके बाद इजेशन हो जाता है, जो भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसको कहते हैं इजेशन। तो फूड का इंटेक को कहते हैं इंजेशन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो उसको इंजेशन कहते हैं, और जब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो उसको इजेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा। इसके बाद और 2 टाइप होते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो जो सबसे पहले पैरासाइटिक की बात करते हैं, तो पैरासाइटिक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उसमें से फूड डिराइव कर लेता है। जैसे कि टेप वर्म
फ्लीज, लाइस, ये सब क्या है, जैसे कि आप मॉस्किटो का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जो मॉस्किटो मॉस्किटो आएगा हमारे स्किन पे बैठेगा, हमारे स्किन में से वो ब्लड, हमारी स्किन से ब्लड लेगा और फिर चला जाएगा हमें बिना मारे। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा पैरासाइटिक। वैसे ही कई सारे प्लांट्स भी वैसे ही होते हैं जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट से अपना, कोई बड़े ट्री से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो उन सबको पैरासाइटिक कह सकते हैं। तो इसके तो इसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक। सो जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के उसमें से फूड डिराइव करते हैं, उनके डिकेइंग मैटर में से। जैसे कि जो ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये म्यूकर एंड राइजोपस, तो ये दो इसके एग्जांपल है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के और चलते हैं। तो ऑटोट्रॉफी जो होता है, जो भी मैंने आपको पहले बताया, ये वही लिखा हुआ है इसके, शायद हाँ इसमें लिखा हुआ है इसमें। हाँ, जो मैंने आपको बताया है, ये होलोजोइक मोड होता है, हम उसको कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं, वो खुद फूड नहीं सिंथेसाइज करते, या फिर मतलब कोई जिंदा चीज़ में से भी नहीं लेते हैं, वो सब कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं डिट्रीटिवोरस, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि पैरासाइट्स होते हैं। फिर होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, जो कि फीड करते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स को, मतलब डेड एंड डिकिंग मैटर पे जो फीड करते हैं। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया ही था, जिसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको ये भी पता होगा कि फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रोडक्शन। तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये बहुत सिंपल है, आपको इसकी याद कर लेना है। इसकी क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एनर्जी फ्रॉम लाइट की जगह आप लिख सकते हैं सनलाइट, और क्लोरोफिल इन द लीव्स की जगह आप सिर्फ क्लोरोफिल लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है, जो कि जिसकी इक्वेशन होती है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। तो ये इसकी इक्वेशन थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको इसमें बता भी दिया है। ये इसमें होता ये है कि जो H2O और CO2 के पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे इसमें आपको वर्ड इक्वेशन में भी लिख रखा है 6 molecules of water and 6 molecules of carbon dioxide produce 1 molecule of sugar and 6 molecule of oxygen। तो इसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स शुगर। तो ये बता रखा है क्लोरोप्लास्ट जो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी, फिर वाटर लीफ में एंटर करता है, फिर शुगर लीव करता है लीफ में से, फिर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द लाइट एनर्जी, सेकेंड स्टेप है वाटर एंटर्स द लीफ, थर्ड स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ। फिर इसमें केमिकल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल जाते हैं और शुगर कन्वर्ट करते हैं, जो कि लीव कर जाता है लीफ से। फिर उसके बाद इवेंट्स, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में आपको लर्न करने हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। फिर दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीन मेन प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सेकेंड प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी ली होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो केमिकल एनर्जी वाटर को, H2O होता है ना वाटर, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर देती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी रिड्यूस किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाता है। तो ये सब तो था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के अभी बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। मेरा टारगेट है कि जो आपको यहाँ सब्सक्राइबर दिख रहे हैं 20.5 मिलियन सब्सक्राइबर, ये है मेरा टारगेट। तो प्लीज़ दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक तो करना ज़रूरी मत भूलिएगा। प्लीज़ 50 से ज़्यादा मेरे को लाइक्स ज़रूर चाहिए। सो ये अब हम ये देख रहे हैं।
हाँ, तो जो लीव्स होती है उसमें एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट, जो कि जिसमें दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए उसको डाईफॉस्फेट कहते हैं। तो वो फॉस्फेट होता है, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और बाकी सारी प्रोसेस होती है तो उसमें एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिला लिया जाता है और एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बना लिया जाता है, जो कि यूज़ होता है, जो कि हम लोगों के में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी मॉलिक्यूल में। फिर ये दिखा रहे हैं, ये सब नेक्स्ट लेवल का है। फिर ये है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव, ये वाला डायग्राम पेज नंबर 96 पे है, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं ये वाले डायग्राम को। इसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो जो स्टोमेटा होता है उसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, वो गार्ड सेल्स ही ये इंश्योर करते हैं कि किस टाइम पे स्टोमेटा को खोलना है और एक्सचेंज, और क्योंकि स्टोमेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि यहीं पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और यहीं पर से ही जो एक्सेस वाटर होता है वो निकाला जाता है। तो कई कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि ड्राई रीजन्स में मतलब उगते हैं, तो उस ड्राई रीजन्स में गार्ड सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करते हैं, क्योंकि अगर गार्ड सेल्स नहीं अच्छे से फंक्शन करेंगे तो जो भी उनके पास वाटर होगा प्लांट्स के पास, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू स्टोमेटा से बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मैंने आपको बताया 3 टाइप होते हैं, फिर मैंने आपको प्रोसेस भी समझाया। फिर हम सबसे पहले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो ये अमीबा है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो अपने फूड को जहाँ पर भी उसका फूड होता है उसको पहले चारों तरफ से घेरता है, फिर उसको इंजेस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंजेशन होता है, वो अपने अंदर जब फूड लेता है तो वो अपने सूडोपोडिया, जो उसका हम फॉल्स फिंगर कह सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे वो अपने फूड को चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको अपने सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। वैसे तो वो यूनिसेल्युलर होता है, उसके पास एक ही सेल होता है, उसी को वो अच्छे से न्यूट्रिशन से भर देता है, फिर उसके बाद जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देता है। तो ये वही लिख रखा है, अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल लिविंग इन वाटर, इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया एंड फॉर्म्स ए food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out to the surface of cell. वही मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए दोस्तों, हमने न्यूट्रिशन पूरा कर लिया है। सॉरी, अभी हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ रहे हैं, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन का वो है पार्ट। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये मेरे चैनल का लोगो भी मैंने यहाँ लगा रखा है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करिए ये वाला वीडियो। सो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जाती है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये जितने भी ऑर्गन्स है। सबसे पहला है इसमें बकल कैविटी, जो कि हमारे माउथ के अंदर जितनी भी स्पेस है ना, अगर हमारे सारे ऑर्गन्स और टीथ्स को निकाल लिया जाए तो जो भी वो कैविटी बनती है उसको हम क्या कहा जाता है, बकल कैविटी। उसके बाद ये हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसमें से सलाइवा एक्सक्रीट होता है, सॉरी सलाइवा जिसमें से निकलता है, एक्सक्रीट नहीं कह सकते, निकलता है जिसमें से सलाइवा। वही सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है, जो सलाइवा, पहले हम जो बकल कैविटी उसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक टंग होती है, एक टीथ होते हैं और एक ये सलाइवा होता है। तो ये 3 तो टीथ है वो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा, जो ये टंग है वो उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर देगा और उसके बाद जो सलाइवा है वो उसको सॉफ्ट कर देगा ताकि वो फूड पाइप में अच्छे से जा सके। तो जो ईसोफेगस होता है, इसके बाद जो ये आपको लंबा पूरा पाइप दिख रहा है, ये पूरे पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस, और फूड पाइप भी कहा जाता है इसको। तो इसके बाद फूड जाता है, ये इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जैसे कि यहाँ पर से जो समझिए यहाँ फूड है,
तो ऊपर से उसमें प्रेशर लगाया जाएगा और नीचे वो खुलता जाएगा ताकि वो नीचे फूड जा सके और वापस ऊपर नहीं आए फूड। इसलिए यहाँ पर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद फूड जाता है स्टमक में, जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं कुछ जूसेस और एंजाइम्स। और उसके बाद वो यहाँ पर एक स्पिंक्टर लगा होता है, उसके थ्रू वो थोड़ा थोड़ा करके जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम अब डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव जूस है अमाइलेज। ये पूरा नहीं लिखा है, इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो इसका सोर्स होता है सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज में से ये सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है, उसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। जो पेनक्रियाज से निकलता है वो बहुत सारे जूसेस है, उसका मैं आपको बाद में नाम बताता हूँ। फिर उसके बाद जो सब्सटेंस जिस पे ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है उसका नाम है स्टार्च। तो जो भी हम फूड अपने माउथ से जो भी फूड अंदर लेते हैं वो बकल कैविटी के अंदर ही वो स्टार्च जो होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो इसका कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च पे जो ये सलाइवरी अमाइलेज है ये स्टार्च पैक करता है और कॉम्प्लेक्स शुगर में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमारे स्टमक में और कोई ईसोफेगस में कोई जूस या कोई सेक्रीट नहीं होता है। इसके बाद सीधा आता है फूड स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये वो जूसेस एक्सक्रीट करते हैं, जूसेस निकालते हैं। पहला जूस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला है उसके लिए एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम बनेगा तो फास्ट होगा रिएक्शन, क्योंकि हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक हम फूड नहीं रख सकते क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक उसमें एसिड होता है। फिर उसके बाद जो म्यूकस है वो इसलिए सेक्रीट होता है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड है, उसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा पेट है वो जल भी सकता है। इसलिए जो म्यूकस है वो सेक्रीट होता है ताकि जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो बच सके। तो जो ये पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को स्प्लिट कर देता है। फिर उसके बाद जो लीवर है हमारा वो बाइल ये शायद एक मिनट अच्छे से नहीं लिख रखा है मैंने, पर इसके बाद जो स्टमक है उससे फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जो लीवर होता है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट दो तरह के जूसेस होते हैं उसको सेक्रेट करता है। तो जो बाइल सॉल्ट होता है वो जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो हमारे जो भी स्टमक में जो भी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको वो स्मॉल पीसीज में क्योंकि आप समझिए कि ये यहाँ पर एक फैट का बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है तो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, तो उसका वो काम करता है बाइल सॉल्ट, ये काम करता है। तो इसके बाद वो प्रोटीनेज होता है डाइजेस्टिव जूस, वो पेनक्रियास से निकलता है और वो प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको स्मॉल पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो लाइपेज होता है वो एंजाइम है जो पेनक्रियास सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, आप याद रखिएगा ग्लिसरॉल, उसमें कन्वर्ट कर देता है। GLYCEROL ये इसकी स्पेलिंग होती है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ऐसी गलत लिख दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में से निकलता है और कॉम्प्लेक्स शुगर्स को माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में लैक्टोज पे एक्ट करता है और उसको सिंपल शुगर जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो पेप्टिडेज है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है जो पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स पे एक्ट करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब तो हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
फिर इसके बाद हाँ, और इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा जितना भी डाइजेशन हो जाता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख बहुत छोटा ग्लैंड रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा ग्लैंड है, करीब 6 मीटर्स के अराउंड होता है ये ग्लैंड एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में। और उसके बाद जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका नाम भले ही लार्ज हो, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। ये करीब 3 to 4 मीटर्स का होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें विलाई करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होंगे। जो जो भी फूड निकलेगा, अब उसको फूड को एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम विलाई का ही होता है। जितना भी फूड हुआ होता है उसको, जितना भी फूड हमारे में जो भी हमारे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम मतलब सेल्स तक पहुंचाने का काम ये विलाई के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस। अब हम रेस्पिरेशन पे आ चुके हैं दोस्तों, हमने न्यूट्रिशन पूरा कर दिया है। इसी बात पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन तो ज़रूर दबा दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसके बाद अब हम रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रेकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो अब हमने डाइजेस्ट तो कर लिया, अब ग्लूकोज तो बना लिया है, अब जो भी हमने ग्लूकोज लिया है उसको हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे ताकि हम उसमें से एनर्जी निकाल सके, एटीपी निकाल सके। तो हम उसके लिए जो भी ग्लूकोज होता है उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करवाते हैं, जो कि हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। उस ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाते हैं। तो जो इसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है वो वेस्ट होता है, वाटर भी वेस्ट हो जाता है और वेस्ट होता है हमारे लिए, और सिर्फ हमारे लिए जो यूज़फुल मटेरियल बनता है वो है एनर्जी। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके एनर्जी बनाए, हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाए, उस टाइप के रिएक्शन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है उसके दो टाइप होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो इसके बीच में हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी होता है, एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी। एरोबिक के लिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो साइटोप्लाज्म में किया जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज़ जनरेटेड। तो जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इसमें लिख नहीं रखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत कम अमाउंट ही जनरेट हो पाता है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और पार्शियल ब्रेक डाउन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेक डाउन ही हो पाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। तो ये मैंने ये बुक में भी आपके दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बता रखा है जो ग्लूकोज होते हैं जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और एनर्जी में पहले ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन हमारे पास होता है, अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन नहीं है, जब पूरा ही ऑक्सीजन नहीं है तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये इथेनॉल होता है इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन मॉलिक्यूल्स हो पाते हैं। फिर उसके बाद जो अगर थोड़ा जैसे लैक ऑफ, और ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये यीस्ट में होता है। आपने इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से सुना होगा, जिसकी वजह से हमारे केक्स और ये सब में जो यीस्ट यूज़ होती है वो उसमें यही वाला प्रोसेस होता है जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसकी वजह से ही हमारा केक फ्लफ़ी हो पाता है। तो इसके बाद हम लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बॉडी में मोस्टली मसल्स में होते हैं, वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं। तो ये मसल्स में क्यों होते हैं? जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। उसकी वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है।
उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है दोनों के बीच में डिफरेंस, रेस्पिरेशन के बीच में, दोनों रेस्पिरेशन के टाइप्स के बीच में। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले इसके जो मेन पार्ट है वो है नेसल पैसेज, फिर माउथ कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर आता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोली सैक, रिब्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायफ्रैगम। तो सबसे पहले जो हमारा जितना भी एयर होता है हम उसको नेसल पैसेज या माउथ के थ्रू से अंदर ले लेते हैं हमारी बॉडी के, और हमारे नेसल पैसेज में म्यूकस, जो कि मैंने आपको पहले बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, वही हमारे नाक में भी प्रेजेंट होता है म्यूकस, और वो हमारे जितने भी बाहर से जितना भी एयर आ रहा है उसमें साथ में डस्ट भी आ रहा होगा, तो उस डस्ट को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि अगर वो डस्ट हमारे लंग्स में पहुंच गया तो हमारा लंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके बाद यहाँ नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में जाता है। तो ये जो फेरिंग्स है यहीं पर ही हमारी माउथ कैविटी और नेसल पैसेज मिलते हैं, लास्ट बार मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो माउथ कैविटी होती है उसमें से फूड होता है वो एक दूसरे साइड चला जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, और जो जितना भी विंड होता है वो विंड पाइप यानी ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है। और इसके बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, जो हमारे जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद ट्रैकिया आता है जो कि विंड पाइप है। उसके बाद ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जितना भी हम जब सांस लेते हैं, तो समझिए आप एक बैलून का एग्जांपल लीजिए। तो अगर एक बैलून है, वो जब हम उसमें हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा, और जब हम उसमें हवा नहीं भरेंगे तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर वैसे ही हमारे में भी होता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो फूल जाना चाहिए, और जब हम सांस नहीं ले रहे हैं तो वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, सिकुड़ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा विंड पाइप अगर ब्लॉक हो गया तो हम सफोकेशन की वजह से मर सकते हैं। इसीलिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो उसको ज़्यादा एक्सपेंड होने से या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं। तो जैसे कि आपने अपने ईयर्स में भी देखा होगा, वो मसल्स जैसे है उन्हीं को कार्टिलेज कहते हैं, और पूरे बोन्स नहीं होते हैं। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये बोन्स नहीं है, ये मसल्स है, पर हार्ड मसल्स है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने से बचाती है। तो इसके बाद जो ये दो आपको दिख रहे हैं, दो जिसमें लंग्स में बढ़ जा रहा है, यहाँ पर भी कार्टिलेज होती है पर रिंग्स नहीं होती, इसकी कार्टिलेज की लेयर होती है, और इसको कहते हैं हम ब्रोंकियोल्स। तो ये ब्रोंकियोल्स जाके जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दो लंग्स में चला जाता है। तो एक लंग में जाके ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उन सब पार्ट्स को कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और उसके एंड में एल्वियोलर सैक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको एल्वियोली के साइड में फ़ोटो दिख रही है। तो यहीं पर ही हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे छोटे छोटे, यहीं पर ही हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो यहीं पर ही बनता है। तो अब हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग पे जाते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तब ड्यूरिंग इनहेलेशन जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी आप बीच में मसल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मसल दिखेगी बीच में, दोनों लंग्स के बीच में। तो जो ये थोरेसिक, इसी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, यही मसल को। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब ये एक्सपेंड हो जाती है थोरेसिक कैविटी। जब ये एक्सपेंड होती है तो रिब्स होते हैं हमारे, जो रिब्स है, रिब केज के रिब्स, वो अपवर्ड की साइड उठते हैं, और जो डायफ्रैगम होता है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होता है डायफ्रैगम आप नीचे देख सकते हैं, ये जो गद्दी सी बनी हुई है ये एकदम फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और जो हमारे जो हवा होती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। उसके बाद एक्सेलेशन होता है। जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और रिब्स होते हैं वो डाउन की साइड चले जाते हैं, और डायफ्रैगम है वो डोम शेप हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स का हमारा वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स से बाहर चली जाती है और एक्सेल हो जाती है। तो यही था इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन बाकी है अगर मैं ये पढ़ाऊँ तो प्लीज़ 50 से ज़्यादा मेरे को लाइक ज़रूर चाहिए। सो बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरा गोल कितना है
20.5 million subscribers. So bye friends.